A very good morning to all you students. Once again, we are coming to discuss a 2019 board questions of the class 12 business studies. And you know very well, in the last videos, we discussed few of the important questions related from the class 12 business studies. We already discussed the important case studies related to the business studies, as well as we discussed the effect of COVID-19 pandemic on the different sector of the economy and the effect of lockdown also. So in today's video, we revised the few of the important questions, and after that we will discuss the 2019 board question paper. Okay. So without creating any delay, let's discuss the first question of today's video. Explain the objective of financial planning, and the internal choice के रूप में इसमें क्वेश्चन दिया, what is the mean by financial management? State the primary objective of financial management. So if you are talking about the objective of financial planning, so you can see that to ensure availability of the fund whenever required, which involves estimation of funds required the time at which these funds are to be made available and the source of these funds. यानी फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, कि फंड कितना अवेलेबल है वेन एवर रिक्वायर्ड, जब इसकी ज़रूरत पड़े, विच इन्वॉल्व एस्टिमेशन ऑफ फंड, जिसमें ये ज़रूरत होती है हम ये फाइंड आउट करते हैं कि फंड की एस्टिमेट करना, द टाइम एट विच दीज फंड आर टू बी मेड अवेलेबल एंड द सोर्सेज ऑफ दीज फंड. मीन्स फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम फंड की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करें, जब भी इसकी ज़रूरत हो तब हमारे पास फंड अवेलेबल होना चाहिए, जिसमें हमें कई तरह के फंड्स की ज़रूरत पड़ती है. और उस टाइम जिस टाइम हम, जैसे बेसिकली हम ये कहें पैसा तो है लेकिन हमने उस पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन अगर मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो राइट टाइम पे राइट समय पे अगर वो फंड हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा तो फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वेन एवर रिक्वायर्ड, विच इन्वॉल्व्स एस्टिमेशन ऑफ द फंड रिक्वायर्ड, द टाइम एट विच दीज फंड आर टू बी मेड अवेलेबल, द सोर्स ऑफ दीज फंड. नंबर सेकेंड, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली. ये भी देखना कि फर्म ने रिसोर्सेज अननेसेसरी तो हायर नहीं करके रखे, मतलब एक्सेस फंड रेज नहीं होना चाहिए, जितने फंड की ज़रूरत है उतना ही फंड हमारे पास होना चाहिए. यानी कि बैड एंड इनएडुकेट फंडिंग नहीं होनी चाहिए. फर्म के पास उतनी फंड अवेलेबल, देखिए पहली चीज़ फंड हो राइट टाइम पे अवेलेबल हो जाए, और फंड एडुकेट होना चाहिए, इनएडुकेट नहीं होना चाहिए. यानी कि बहुत ज़्यादा हमने लोन ले लिया, बहुत सारा फंड अरेंज कर दिया, तो उससे भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन वर्स्ट हो सकती है. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग, द फर्स्ट इज इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, यानी ये इंश्योर करना कि हमारे पास प्रॉपर फंड अवेलेबल है. नंबर सेकेंड, फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली, मतलब फर्म को रिसोर्सेज अननेसेसरली रेज नहीं करने चाहिए. द सेकेंड इज व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है और उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है. सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट यू नो वेरी वेल, दैट इज एन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर, मतलब यू नो वेरी वेल कंपनीज की एक तरह से एसेट्स होती हैं, उस एसेट्स को मैक्सिमाइज करना, इट इज़ अ प्राइमरी एम ऑफ द शेयर होल्डर. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ सेकेंडरी थिंग, बिकॉज अगर कंपनी का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा सो ऑटोमेटिक कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी. एंड व्हाट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट? इट मीन्स इट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स एंड इन्वॉल्व्स डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर. मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट है जिसमें हम फ्लो ऑफ फंड्स को डिसाइड करते हैं एंड डिसीजन लेते हैं रिलेटेड टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, यानी कहाँ से हमें पैसा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, पैसा हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स, यानी कि जो हमें अर्निंग होगी, जो हमें प्रॉफिट होगा, उसे हमें कैसे ओनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. साइंस इज अ सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज
explain certain general truth or the operation of general laws. In the light of this statement, describe management as a science. Yes, secondary में पूछा है, management is a complex activity that has three main dimensions. Explain these dimensions. यानी साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो एक्सप्लेन करता है जनरल ट्रुथ और द ऑपरेशन ऑफ द जनरल लॉज. इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब मैनेजमेंट एज अ साइंस. आपको ये बताना है कि मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं है. तो ये तो यू नो वेरी वेल मैनेजमेंट इज अ प्योर साइंस, बिकॉज यू नो वेरी वेल it is not a pure science, it is an exact science, because the few features of the science are not present in the management. So line is, science is a systemized body of knowledge that explains certain general truth or the operation of general laws. आंसर देखिए इसका, science is a systematized body of knowledge that explains general truth of or the operation of general laws. मैनेजमेंट इज अ साइंस बट नॉट एन एग्जैक्ट साइंस. मैनेजमेंट साइंस है लेकिन ये प्योर साइंस नहीं है, इसे हम सोशल साइंस के रूप में क्राइटेरिया करते हैं. द रीजन इज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बिकॉज science is a systematic body of knowledge, yes, and management is also a systematic body of knowledge. Principle based on observation, you know very well, science की तरह अगर हम बात करें, the management principle are derived through observation and repeated experimentation. So this feature of science is present in management. यानी कि systemized body of knowledge तो management में भी आता है, और साइंटिफिक प्रिंसिपल या मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात करें तो वो भी एक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन में बेस्ड होते हैं. बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल वैलिडिटी, सो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस प्रोवाइड मैनेजर विद सर्टेनिटी स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स that can be used in the different situation, since they have to be modified according to the given situation. The application and use is not universal. So this feature of science is not fully present in the management. यानी कि दो important feature of science यानी systematic body of knowledge and principle based on observation and experimentation are present in the management, whereas a universal validity are not present in the management. Number second is management is a complex activity. लिखा है ना क्वेश्चन में, मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज़ थ्री मेन डायमेंशन. मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसमें थ्री मेन डायमेंशन होते हैं. सो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि वो तीन डायमेंशन कौन कौन से हैं. यस, आई एम टोटली एग्री, मैनेजमेंट इज अ थ्री कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी जिसके तीन मेन डायमेंशन है. सो द डायमेंशन आर मैनेजमेंट ऑफ वर्क, what has to be done, management of people, who is to be done, management of operation, how is to be done. So management of work ये बताता है क्या करना है, people ये बताना है कौन करेगा, और operation बताना है कैसे करना है. So after completing the section B, let's we move to the section C. Section C is question number 14, which are based on the case studies. That is a Mahindra Agro Limited started a new venture for the distribution of harmful and chemical fertilizer free vegetables. They conducted a survey to find out consumer preference of such vegetable. They found that most of the consumers were concerned about the harmful chemicals being used in growing the vegetables. Mahindra Agro Limited ने एक नया वेंचर स्टार्ट किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मफुल एंड केमिकल फर्टिलाइजर फ्री वेजिटेबल. यानी कि एक ऐसे वेजिटेबल्स उसने स्टार्ट किया, वेजिटेबल देना जिसमें हार्मफुल और केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ किया जाता. उसने सर्वे कंडक्ट कराया और इस तरह के वेजिटेबल्स के बारे में कस्टमर्स की प्रेफरेंस जाननी चाहिए. दे फाइंड कि मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर वेर कंसर्न अबाउट द हार्मफुल केमिकल बिंग यूज्ड इन द ग्रोइंग द वेजिटेबल. उन्होंने देखा कि अधिकतर कंज्यूमर वेजिटेबल के साथ यही कंप्लेन लेकर बैठे हुए थे कि जो वेजिटेबल उनको मिलती है उसमें हार्मफुल केमिकल यूज़ किए जाते हैं.
They found that 90% of the household were searching for its alternative. The company contacted a group of the agriculture experts to lay down the procedure for growing the vegetable by the farmer. They decided to train the farmers in new technology to grow chemical-free vegetable according to the new innovative method. उसने फार्मर्स को ट्रेन किया, फार्मर्स को बताया कि किस तरह से बिना केमिकल फ्री, हार्मफुल केमिकल फ्री वेजिटेबल हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. And the expert also suggest soil management techniques through which farmer would be able to create an abundant and lasting harvest. आपको यहाँ बताना है identify and explain the two dimension of business environment highlighted in the above paragraph. तो देखिए इस यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि उसने सर्वे कंडक्ट कराया, कंज्यूमर प्रेफरेंस की बात की और हार्मफुल केमिकल को रिप्लेस किया विद द टेक्नोलॉजी. तो यहाँ टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट तो पक्का है. और दूसरा यहाँ पे सोसाइटी के व्यूज़ को देखा गया, कस्टमर के व्यूज़ को देखा गया. सो यहाँ पर सोशल इन्वॉल्वमेंट भी आएगा. सो इस पूरे पैराग्राफ में दे आर बेसिकली टू इम्पॉर्टेंट dimension of the management or the two important environment of the environment of the business environment, that is in social environment and technological environment. So what is social environment? Social environment includes social forces like custom and tradition, values, social trends and society expectation from the business. In social dimension या social environment में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं? सोशल फोर्सेस लाइक उनके क्या कस्टम हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो सब चीज़ें इंक्लूड करते हैं. तो कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल डायमेंशन. टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन में अगर बात करें, सो टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बिजनेस इंक्लूड फोर्सेस रिलेटिंग टू द साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशन which provide new ways of producing goods and services and the new method and techniques of the operating business. So technological dimension में क्या आता है, बिजनेस में हम साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स की बात करते हैं, इनोवेशंस की बात करते हैं, नए नए तरीक़ों से की बात करते हैं जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज को ईजिली प्रोड्यूस कर सकते हैं और न्यू मेथड्स पे डिस्कशन करते हैं, टेक्निक्स पे डिस्कशन करते हैं. ओके, सो लेट्स वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15. Mega Limited holds an annual management program every year in the month of March in which the top managerial personnel formulate plan for the next year by analyzing and predicting the future to meet future events effectively. As they are responsible for providing direction to the organization, facts are thoroughly checked using scientific calculation. Detailed plans are prepared after discussion with professionals, experts. Preliminary investigation are also undertaken to find out the viability of the plan. Since it is an intellectual activity requiring intelligent imagination and sound judgment, so it is mainly done by the top management. Usually rest of the members just implement the plan. Middle level managers are neither allowed to deviate from the plan, nor they permitted to enact their own. The top management ensured that the expenses incurred in the formulating the plans justify the benefits derived from them. State any two limitations and two features of the planning discussed above. So you can see that कि मेगा लिमिटेड ने एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हर साल मार्च में, जिसमें टॉप मैनेजर पर्सनल ने फॉर्मुलेट किया प्लान नेक्स्ट ईयर के लिए, एनालाइज किया, प्रिडिक्ट किया, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन. बहुत सारी उसने चीज़ें डिस्कशन की प्रोफेशनल्स में. तो इसमें क्वेश्चन में ये सिंपली पूछ रहा है कि इसमें बताइए ये दो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग और टू फीचर ऑफ द प्लानिंग क्या है. तो यू कैन सी दैट इन दिस क्वेश्चन द टू लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग इज प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी एंड प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. ठीक, प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है और प्लानिंग बहुत ज़्यादा पैसा लेती है. ये इसमें क्लियरली लिखा है इस पूरे पैराग्राफ में. ओके, क्योंकि लिखे टॉप मैनेजमेंट इंश्योर दैट एक्सपेंस इनकर्ड इन द फॉर्मुलेटिंग प्लान जस्टिफाई द बेनिफिट डेराइव फ्रॉम दैट. और अगर फीचर्स ऑफ प्लान की बात करें तो फीचर प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. ये सब फीचर्स इस पूरे पैराग्राफ में यू कैन सी दैट. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 एंड so let's we move to the next question number 15.
Mega Limited holds an annual management program every year in the month of March in which the top managerial personnel formulate plans for the next year by analyzing and predicting the future to meet future events effectively. As they are responsible for providing direction to the organization, facts and thoroughly checked using scientific calculation. Detailed plans are prepared for after discussion with the professional experts. Preliminary investigation are also taken to find out the variability of the plan. Since it is an intellectual activity requiring intellectual imagination and sound judgment, so it is mainly done by the top management. Usually, rest of the members just implement the plans. Mid-level managers are neither allowed to deviate from the plans nor are they permitted to act on their own. The top management ensures that the expenses incurred in the formulating the plans justify the benefits derived from them. So you can see that Megha Limited annual management program ऑर्गेनाइज किया, होल्ड किया हर महीने मार्च में, जिसमें टॉप मैनेजर पर्सनल ने फॉर्मुलेट किया प्लान नेक्स्ट ईयर के लिए, एनालाइज करके एंड प्रिडिक्ट करके द फ्यूचर टू मीट द फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली। इसके साथ ही साथ यू कैन सी दैट यहाँ क्वेश्चन में पूछा है इस पूरे पैराग्राफ को पढ़कर यू हैव टू फाइंड आउट द टू लिमिटेशन एंड टू फीचर ऑफ द प्लानिंग। सो यू कैन सी दैट इन दिस क्वेश्चन द टू important limitation are there, that is in planning reduces creativity, planning involves huge cost. Okay, let's we discuss the question number 16. Weinberg Limited set up of manufacturing unit at Bhiwadi in Himachal Pradesh to manufacture electrical geysers and supply them to dealers all over the countries. The production target was 500 geysers per week. It was decided by the management the variation in production up to 10 units would be acceptable. कहा वाइनर लिमिटेड ने सेटअप किया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भिवाड़ी में हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक गीजर बनाने के लिए, उसको सप्लाई करने के लिए ऑल ओवर कंट्री। उनका प्रोडक्शन टारगेट जो था वो 500 गीजर था एक वीक में, और उन्होंने डिसाइड किया कि वेरिएशन जो है वो 10 यूनिट तक एक्सेप्टेबल होगी। इट मीन्स स्टैंडर्ड इज़ 500 गीजर एंड अगर कोई डेविएशन आता है तो डेविएशन में एक्सेप्टेबल यानी अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन द एक्सेप्टेड डेविएशन इज 10 यूनिट्स। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक द प्रोडक्शन वाज 450 गीजर। पहले वीक में प्रोडक्शन कितना था? 450 गीजर। नेक्स्ट वीक प्रोडक्शन इंक्रीज टू 470 गीजर एंड लेटर वीक द प्रोडक्शन वाज 460 गीजर। यानी 3 हफ्ते की अगर एनालाइज किया जाए तो पहले हफ्ते 450 गीजर बने, दूसरे हफ्ते में 470 गीजर बने, तीसरे में 460 बने। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वॉज फाउंड दैट फ्लक्चुएशन इन द प्रोडक्शन वॉज ड्यू टू द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये देखा गया कि ये प्रोडक्शन इसलिए ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि 500 में 10 यूनिट्स एक्सेप्टेबल है, तो 490 जो है वो क्या है बनना चाहिए, लेकिन पहले में 450 बना, दूसरे में 470, तीसरे में फिर 460 हो गया। तो ये जो प्रोडक्शन में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं वो क्यों हुए, उसके रीज़न क्या फाइंड आउट हुए? दैट इज़ एन इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द क्वेश्चन इज द अपैरा डिस्कस सम ऑफ द स्टेप इन द प्रोसेस वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। आपको बोला है कि इसमें कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, जिसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, एंड ऑल्सो द स्टेट द स्टेप्स दैट हैज़ नॉट बिन डिस्कस इन द अपैरा, और उन स्टेप्स को भी बताइए जो इसमें नहीं दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। एज यू कैन सी दैट ये सबसे ईजी है, दैट इज़ एन कौन सा स्टेप्स हैं, कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे डिस्कस हुआ है, दैट इज़ एन कंट्रोलिंग। एंड यू नो वेरी वेल इन द कंट्रोलिंग फंक्शन इसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड डिसाइड हुआ है जिसे कहते हैं सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, दैट इज़ एन 500 गीजर। सेकेंड मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, दूसरा क्या था एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर हुई है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रोडक्शन, दैट इज़ एन 450 in the first week, 470 in the second week and 460 in the third week. Third, comparing actual performance with standard and analyzing deviation. So इसमें हमने standard के साथ किया, पहले ही हफ्ते में 50 यूनिट्स का डेविएशन था, दूसरे में हम लोग 500 माइनस 470 तो 30 यूनिट्स का लगभग डेविएशन था, और तीसरे में 460 यानी कि 40 यूनिट्स का अगेन क्या था डेविएशन था।
सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमने मेजर कंपेयर किया विद द स्टैंडर्ड्स। अब उस डेविएशन, जो डेविएशन है फर्स्ट वीक कितना डेविएशन आया 50, सेकेंड वीक 30, थर्ड वीक 40। अब उसको हम एनालाइज करेंगे और इसमें कौन कौन से हैं, जैसे एनालाइजिंग डेविएशन का एनालाइज किया गया तो रिजल्ट क्या आया, दैट इज एन ड्यू टू द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 17। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 17। Organizing involves a series of steps that needs to be taken in order to achieve the desired goal. Explain these steps. या फिर इंटरनल चॉइस में दिया है एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। कह रहा है इन ऑर्गेनाइजेशन किसी भी डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए एक सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करता है, यानी वो स्टेप्स के नाम बताने हैं, उनको एक्सप्लेन करने हैं, या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बताना है। तो you know very well the process of organizing. First, identification and division of work. Second, departmentalization. Third, assignment of duties to job position. Fourth, establishing reporting relationship. And number second, importance of organizing. So अगर इसी कंटेंट जो पूछा था importance of organizing, तो what are the importance of organizing? Benefits of specialization, clarity in working relationship, optimum utilization of resources, adaptation to change, effective administration. Now we are moving to the question number 18. Stock exchange act as a regulator of the security market. It creates a continuous market where the securities are bought and sold. It gives investors the chance to disinvest and reinvest through this process. And disinvestment and reinvestment saving get channelized into their most productive investment avenues. To ensure that the investing public gets a safe and fair deal in the market, the membership of the stock exchange is well regulated and its dealing are well defined according to the existing legal framework. It also ensures wider share of ownership by regulating new issues, better trading practices, and taking effective steps in educating the public about investment. Various functions performed by SEBI, that is in stock exchange, are discussed in the above para. By quoting the lines from the above para, state any 4 function of stock exchange. यानी आपको स्टॉक एक्सचेंज के किसी 4 फंक्शन को बताना है और उनसे रिलेटेड जो लाइन्स हैं उनको भी इंडिकेट करना है. So you can see that security market is a regulator of the stock. सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर कौन है, स्टॉक एक्सचेंज, वो रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज को. सो कौन कौन से फंक्शन है. फर्स्ट, द वेरी फेमस फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी. यानी कि जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना और उनको मार्केटेबिलिटी. ये किस लाइन से समझ में आ रहा है, देख सकते हो तुम लोग, आप लोग. इट गिव्स इन्वेस्टर्स द चांस टू डिसइन्वेस्ट एंड रीइन्वेस्ट. It creates a continuous market where the security are bought and sold. It gives investor the chance to disinvest and reinvest. Means simply we can say that कि stock exchange जो है वो existing securities को क्या करता है, liquidity and marketability provide करता है. और सबसे important बात कि in this stock exchange market इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, फिर उससे फिर कुछ अदर सिक्योरिटी परचेज एंड सेल कर सकते हैं. सेकेंड, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. ये इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है. एज थ्रू प्रोसेस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट, सेविंग गेट चैनलाइज्ड इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज. Through this process of disinvestment and reinvestment, saving get channelized into their most productive investment avenues. It means अगर हम लोग बात करें तो डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट तो बहुत लोग करते हैं लेकिन वो प्रोडक्टिव है कि अनप्रोडक्टिव है, इट इज़ नॉट कन्फर्म. दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन
कि दिस इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव. Okay, so this is the second function of the stock exchange. The third one is a safety of transaction. As the membership of the stock exchange is well regulated and its dealing are well defined according to the existing legal framework, this ensure that the investing public can get a safe and fair deal on the stock market. Means, you know very well, the stock exchange is well regulated एंड अगर वो सारा काम एक प्रॉपर लीगल तरीके से किया जाता है तो कभी भी किसी भी बिजनेस को करने में प्रॉब्लम नहीं आती, या स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने में भी प्रॉब्लम नहीं आती. तो वी कैन से दैट कि इन्वेस्ट करना पब्लिक का पैसा, जो पब्लिक ने पैसा इन्वेस्ट किया वो सेफ रहना ज़रूरी है और डील फेयर भी रहनी चाहिए. सो द लाइन्स रिलेटेड टू द सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन इज membership of the stock exchange is well regulated and its dealing are well defined according to the existing legal framework. Okay, number 4, spreading of equity cult as the stock exchange. It you know very well, with the help of the various stakeholders, we can say that with the help of a stock exchange, we regulate the stock exchange very easily and ensure that wider share ownership by regulating new issues, better trading practices and taking effective steps in educating the public about the investments. यानी कि स्टॉक एक्सचेंज ये इंश्योर करता है जिससे हम नए इश्यूज़ को रेगुलेट कर सकें, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हो, माल प्रैक्टिसेस ना हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, और हम अपने पब्लिक को प्रॉपरली एजुकेट कर सकें अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स. द लाइन्स इज रिलेटेड टू दिस हेडिंग इंश्योर वाइडर शेयर ओनरशिप बाय रेगुलेटिंग न्यू इशूज, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस एंड टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स इन एडुकेटिंग द पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स. नेक्स्ट, नंबर 19 is explain any 4 point of difference between the marketing and selling, or internal choices. Explain the following function of marketing. The first one is a product designing and development, and second is a standardization and grading. So you can see that there are various function of the marketing, and the difference between the marketing and selling are: the first one is a marketing is a wider term consisting of number of activities like identification of customer needs, developing the products to satisfy those needs, fixing prices and persuading the potential buyer to buy the same. Whereas the selling is a part of the process of marketing concerned with the promoting and transferring position and ownership of the goods from the seller to the buyer. मतलब मार्केटिंग क्या है? एक वाइडर कॉन्सेप्ट है. हम इसमें कस्टमर नीड को पहचानते हैं, उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, फिर प्राइस फिक्स करते हैं, फिर उनको प्रमोट करते हैं, उनको बेचते हैं सामान. बट इन द सेलिंग हमारा काम सिर्फ ये होता है कि बस प्रोडक्ट को प्रमोट करो, उसकी ट्रांसफ़र भेज दो गुड्स को, यानी कि उसका पोजीशन और ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दो बस. सेकेंड, ट्रांसफ़र टू टाइटल वर्सेस सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स. यानी मार्केटिंग का जो मेन फोकस होता है वो होता है कस्टमर की नीड को एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना, पहचानना. और सेलिंग का जो मेन फोकस होता है वो होता है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल एंड पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द कंज्यूमर. यानी सेलर से सामान उठकर किसके पास चल जाए? परचेजर के पास. यही मेन फोकस होता है परचेजर का इन द सेलिंग कॉन्सेप्ट. सेकेंड, थर्ड, प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमाइजेशन सेल्स वर्सेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन. अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर सेल्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन की, अगर हम बात करें तो मार्केटिंग का मेन काम होता है कि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें, बट विद द मैक्सिमाइजिंग ऑफ द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. यानी कस्टमर की नीड एंड वांट्स को मैक्सिमाइज करने के साथ साथ हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें. लेकिन सेलिंग का मेन एम होता है हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सेल करके अपनी प्रॉफिट बढ़ाएं. नेक्स्ट, स्टार्ट एंड एंड ऑफ एक्टिविटी. मार्केटिंग स्टार्ट होती है प्रोडक्शन से, ख़त्म होती है सेल्स के बाद भी मार्केटिंग चलती है. यानी मार्केटिंग स्टार्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और इट इज़
even started before the production. You can say marketing begins before production and continue even after the sale has been taken place. But selling begins after production. Production के बाद होता है सेल स्टार्ट, और कब तक चलता है? जब तक वो गुड्स सेल ना हो जाए, बस उसके बाद से चीज़ों को कंसिडर नहीं करते. और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. जैसे अगर हम बात करें डिफरेंसेस इन द एम्फेसिस, डिफरेंसेस इन द स्ट्रेटजी. मार्केटिंग जो है वो कस्टमर नीड्स को फोकस करके इसके लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है. बट सेलिंग में हम क्या करते हैं? कस्टमर को क्या करते हैं? बेंड करते हैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग. और स्ट्रेटजीज में बात करें तो मार्केटिंग यूजेस इंटीग्रेटेड एफर्ट्स लाइक प्रोडक्ट प्रमोशन, प्राइसिंग एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर सेलिंग इन्वॉल्व्स एफर्ट लाइक प्रमोशन एंड परसुएशन. यानी कि अगर हम बात करें मार्केटिंग में हम लोग 4 P's पे ध्यान देते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. और प्रमोशन में, सेलिंग में सिर्फ हम प्रमोशन एंड परसुएशन की बात करते हैं कि प्रोडक्ट को हम प्रमोट करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदें. बस दैट्स ऑल. ओके, सो आज के इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर.